7 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग उठी है। इस सिलसिले में मथुरा की सिविल कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को हिंदुओं का तीर्थ स्थल बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि इस पर मुगल काल में कब्जा करने के लिए शाही ईदगाह बना दी गई थी। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 और भक्तों ने कोर्ट में दायर की है। इस मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, मथुरा को पक्षकार बनाया गया है। मथुरा में भी आपको एक अलग जो है ईदगाह बना दी जाए। ये आपका पूजा स्थल नहीं है, आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं है, ये हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो इसको हम नहीं स्वीकार नहीं कर सकते। अतः केवल है स्वार्थ के नाते, नहीं तो हम तो जीते जाते हैं। और समय आएगा कि अयोध्या में रामलला कृपा किए तो निश्चित रूप से कृष्ण लला भी कृपा करके अपने पूर्ण स्थान पर पुनः भव्यता से विराजमान जरूर होंगे। सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं और प्रयागराज हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हमारे यहाँ हैं। तो ये आस्थाओं का देश है और आस्थाओं की जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। चीन की एक दवा कंपनी ने 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। कंपनी ने वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने पर इसे दुनिया भर में बांटने का भी दावा किया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक फैक्ट्री में कुछ लोग वैक्सीन की पैकेजिंग के काम में जुटे नजर आए। कंपनी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के तीसरे और आखिरी ट्रायल को पूरा कर लेती है तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ वो सभी देशों में उसे अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया से इस महामारी को खत्म कर सकें। 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने आने वाली सर्दियों में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी की है। 5800 मीटर की ऊंचाई पर पैंगोंग त्यो की फिंगर इलाके में भारतीय फौज इस समय निर्णायक मोर्चे पर डटी हुई है। इस इलाके में हालात तनाव में हैं लेकिन नियंत्रण में भी हैं। चीन के सैनिकों की असली परीक्षा तो इस साल दिवाली के बाद पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में होगी। भारतीय सेना फिलहाल फिंगर 3 और चीन की सेना फिंगर 6 के पास है। इसके अलावा फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर भी भारतीय फौज मौजूद है, जहां से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना के जवान इस इलाके की कड़ाके की ठंड से वाकिफ हैं, जबकि चीन के सैनिकों के लिए यहां पर डटे रहना कड़ी चुनौती होगा। भारत ने अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर से फिंगर 4 तक 6 चोटियों पर अपनी चौकियां खोल दी हैं, जहां से चीन की सेना की एक एक हरकत साफ दिख रही है। ये चोटियां भारत के हिस्से में ही हैं, जिन पर चीन ने 62 की जंग के समय कब्जा कर लिया था। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक लद्दाख में चीन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और ब्लैक टॉप रेजांगला रेकिन लॉ में भारत के सैनिकों की तैनाती का मतलब यही है कि अब चीन की सेना आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगी तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतेगी। जंग की सूरत में भी भारतीय सेना बड़ी आसानी से चीन की सेना को निशाना बना सकती है। भारत के पराक्रम के आगे चीन पस्त। एलएसी पर भारतीय जाबाजों ने दिखाया जौहर। भारतीय शूरवीरों के आगे चीन हुआ चित।
की चोटियों पर लहराया तिरंगा। एलएसी पर चीन का घमंड चकनाचूर हो चुका है। पहले 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के हाथों पिटने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा और 29-30 अगस्त की रात को एक बार फिर पैंगोंग में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की गलती दोहराई। लेकिन चीन की इस हिमाकत का भारतीय शूरवीरों ने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर अब चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं। दरअसल भारत ने 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन को उसकी गलती का ऐसा जवाब दिया कि अब चीन की बोलती बंद है और पैंगोंग की 6 अहम चोटियों पर भारतीय सेना काबिज है। काबिज ही नहीं बल्कि इतनी मजबूत हालत में है कि वो इन चोटियों से चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत ने महज 20 दिन में फिंगर 4 इलाके की 6 नई चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बीते 20 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है, जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एक बात निश्चित है कि भारतीय सेना अब चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा चीन अभी तक भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। जब से भारत ने चोटियों पर कब्जा किया है, चीन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। चीन भारत के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंस गया है, चीन उसमें से निकलने के लिए छटपटा रहा है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है। भारत की चीन के साथ कोर कमांडर लेवल की अब तक कुल 6 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन अब भारत दक्षिण पैंगोंग में ऊंची चोटियों पर काबिज है, जिसने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। यानी अब बातचीत की टेबल पर चीन के तेवर ढीले पड़ सकते हैं और भारत कड़ाई के साथ चीन को यह कह सकता है कि वो अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर वापस लौटे। लेकिन भारत चीनी सेना की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए एलएसी पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, तैयारियां मुकम्मल रखी गई हैं। भारत के लड़ाकू विमान मिराज, सुखोई और राफेल लगातार एलएसी पर उड़ान भरते रहते हैं, ताकि अगर चीन तीसरी बार कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करे तो भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। चीन के तेवर ढीले पड़ने की पीछे वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो सैन्य कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिनला और रेजोंगला नाम की इन 2 चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन की नियंत्रण वाला इलाका है। इन चोटियों से स्पांगुर सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये 2 घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने हैं। देखिए, ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने एलएसी पर तनाव बढ़ाने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है, जो हर मौसम में यहाँ मौजूद रहता है। सितंबर महीने की शुरुआत से ही रेकिनला और रेजोंगला चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है।
असल में चीन के घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह है एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत पोजीशन, क्योंकि एलएसी की जिन चोटियों पर भारतीय फौज डेरा डाले बैठी है, वहां से उसे चीन की पीएलए की हर हरकत नजर आ रही है। एलएसी की 6 ऐसी चोटियां हैं जहां भारत का तिरंगा आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं चोटियों पर मौजूद भारतीय सेना के जाबाजों की वजह से चीन की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। स्पेन के मैड्रिड में कोरोना की वजह से लागू नई पाबंदियों का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले और प्रदर्शन कर रहे लोग एक दूसरे से सरेआम गुत्थम गुत्था होने लगे। कई पुलिस वाले लोगों को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे तो कई प्रदर्शनकारी भी मौका मिलते ही पुलिस वालों पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। इसके बाद पुलिस बल की एक और टीम वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को घसीटकर वहां से हटाने लगी। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि मैड्रिड के आसपास के सिर्फ उन्हीं इलाकों में सख्ती की गई जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के जरिए पाबंदियों का जमकर विरोध किया। यूपी के मेरठ में एक लड़के की मौत पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया गया कि कुछ बदमाशों ने उस लड़के की पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन इलाज के समय उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद उस लड़के के घर वाले और उसके दोस्त थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को मारपीट का वीडियो सौंपने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। लोगों ने पुलिस पर उन बदमाशों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। इस प्रदर्शन की वजह से थाने के बाहर ट्रैफिक जैम हो गया। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हमारे भाई की डेड बॉडी आने से पहले चारों के चारों पुलिस के समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना की वजह से अकेले अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि इस खतरनाक वायरस को 33 लाख से ज्यादा लोगों ने हराया भी है। करीब 1 साल पहले चीन से फैले इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया ठप पड़ गई। अमेरिका के इलिनॉय में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर घुड़सवारी करता दिखाई दिया। इस बीच पुलिस ने उसे ऐसा करने से कई बार रोका, लेकिन उस पर पुलिस की बातों का कोई असर होता नहीं दिखा और वो हाईवे पर घोड़े को भगाता रहा। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच में वो बिना किसी डर के घुड़सवारी करता नजर आया। उसकी इस हरकत की वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी, जिससे कि सड़क पर कोई हादसा ना हो जाए। थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी भी उसके करीब पहुंच गई और उसे रुकने का इशारा किया। इस पर रुकने के बजाय वो अपने घोड़े को और तेज दौड़ाने लगा। हालांकि पुलिस ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और थोड़ी देर में पुलिस की कुछ और गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आगे जाकर पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद वो घोड़े पर खड़ा हो गया और अपनी इस शरारत पर खुश होता दिखा। लेकिन सड़क पर घोड़ा दौड़ाना उसे महंगा पड़ा और पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस में एक इंजीनियरिंग स्कूल कुत्ते जैसे दिखने वाले एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहा है जिसके लिए खतरनाक मिशन को पूरा करना बच्चों का खेल होगा। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आने वाले वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरे जोखिम भरे कामों में रोबोट बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि कुत्ते जैसे डील डॉल वाला रोबोट उन जगहों पर बिना किसी दिक्कत के काम कर पाएगा जहां इंसान का पहुंचना मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। सामने आई तस्वीरों में फ्रांस के नौसी शहर में वो रोबोट कैंपस में इधर उधर घूमता नजर आया। वाकई किसी कुत्ते की ही तरह वो अपने आसपास होती हलचल को भांपता दिखा। रोबोट का संतुलन भी गजब का नजर आया। एक लड़के ने उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रोबोट बिल्कुल तनकर खड़ा रहा। एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन धक्का देने पर भी वो जमीन पर नहीं गिरा। 4 टांगों वाला रोबोट बिना लड़खड़ाए सीढ़ियां चढ़ गया और उतर भी गया। उसे अपने आसपास लोगों की मौजूदगी का भी एहसास हो गया। छात्रों को देखकर वो ऐसे सिर हिलाता दिखा जैसे उनसे बात कर रहा हो। आईपीएल के एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब पर 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 224 रनों का लक्ष्य दिया।
राजस्थान के लिए स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन स्मिथ के आउट होने के बाद राजस्थान पर हार का खतरा मंडराने लगा था। राहुल तेवतिया की धीमी बल्लेबाजी की वजह से ऐसा लग रहा था कि किंग्स 11 पंजाब एक बड़े अंतर से राजस्थान को हराएगा, लेकिन अंतिम 3 ओवर में राहुल तेवतिया ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। 18वें ओवर में राहुल तेवतिया ने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम की जीत पक्की कर ली। तेवतिया ने 31 गेंदों पर 53 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ ही आईपीएल में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। कोलकाता में लाइब्रेरी से लैस पहली ट्रैम की शुरुआत हो गई। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने धर्मतला से श्याम बाजार के बीच चलने वाली इस ट्रैम का किराया महज 20 रुपए रखा, ताकि किताबें पढ़ने के शौकीन लोग सफर के दौरान इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा सकें। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ट्रैम में कई तरह की किताबों का कलेक्शन रखा गया। ये है कोलकाता की पहली ट्राम लाइब्रेरी। किताबों का कलेक्शन देखिए, इसमें कोलकाता संबंधी किताबें भी हैं, जिससे लोग कोलकाता शहर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कॉलेज स्ट्रीट से होकर गुजरने वाली इस ट्रैम में मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी गई, ताकि लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें। कोरोना संकट के बीच शुरू हुई लाइब्रेरी से इस ट्रैम में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सफर करते दिखाई दिए। यूपी के बदायूं में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक महिला अपने बेटे को बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ती दिखी। बताया गया कि किसी पुराने विवाद पर कुछ लोग उस महिला के बेटे को मारने के लिए उसके घर पहुंच गए, लेकिन वो महिला अपने बेटे को बचाने के लिए हमलावरों से अकेले ही भिड़ गई। पहले तो उसने उन लोगों को अपने घर से बाहर धकेला और फिर डंडे का डर दिखाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस महिला के तेवर देखकर हमलावरों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस बीच उसका बेटा घर की छत पर चढ़कर उन लोगों पर पत्थर बरसाने लगा, जिससे उन लोगों का हौसला पूरी तरह पस्त हो गया। मौका देखकर महिला ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अपने बेटे को पिटने से बचा लिया। बताया गया कि बाद में पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। भारतीय फौज ये बात साफ कर चुकी है कि अगर इस बार चीन की सेना ने एलएसी पार करने की कोशिश की तो वो गोली चलाने से नहीं हिचकेगी। लेकिन फिर भी चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत लद्दाख में तैनात आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को खास ट्रेनिंग दे रहा है। न्यूज 18 की टीम लेह में आईटीबीपी के उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची, जहां पर भारत के हिमवीर चीन के छक्के छुड़ाने के लिए अच्छी खासी ठंड में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। और उनकी तैयारी को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इन जवानों को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। एलएसी पर मुस्तैद आईटीबीपी के जवान। एलएसी पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चीन की सेना के काल भारत के हिमवीर। जंग के लिए तैयार भारत के शूरवीर। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को एलएसी पर भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। कमाल देखिए, आईटीबीपी का गठन 1962 में भारत चीन की जंग के दौरान एक माउंटेनियरिंग फोर्स के तौर पर किया गया था, और आज वही आईटीबीपी भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। एलएसी पर मौजूद आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान किस तरह चीन की फौज का काल बनते हैं, उसे आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जाबाजों की कड़ी ट्रेनिंग की हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर हमारी टीम आईटीबीपी के एक कैंप में पहुंची। भारत चीन सरहद पर जबरदस्त तनाव है, युद्ध की आशंका बनी हुई है, लेकिन इस बीच
चीन की सेना के आंखों में आंखें डालकर हमारे आईटीबीपी के जवान किस तरह से मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, एक एक इंच जमीन पर डटे हुए हैं और चीन की सेना को लगातार मात दे रहे हैं। आईटीबीपी कैसे काम करती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं आईटीबीपी के कैंप। 17,000 फीट पर मौसम की मार से बचने के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को शारीरिक तौर पर फिट रखने के लिए खास तौर पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के करार के मुताबिक दोनों देशों के जवान गोली नहीं चला सकते। लिहाजा जब भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प होती है तो ये ट्रेनिंग ही उनके काम आती है। चीन के साथ युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अभ्यास में जुटी है। हम इस वक्त आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में हैं, जहां सरहद पर जो सैनिक जाते हैं उसके पहले यहां पर वो अपनी तैयारी परखते हैं, अपने आप को तरोताजा रखते हैं। इस वक्त आईटीबीपी के जवानों को मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अगर जहां पर एमुनिशन आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वहां हाथ से ही अक्सर लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि भारत चीन सीमा पर अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथ से ही लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता है कि गोली नहीं चलेगी और इसलिए अपने सीमा की रक्षा करने के लिए, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए ये जो सैनिक हैं, ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, हाथों से ही चीन की सेना को जवाब देते हैं, चीन की पैरामिलिट्री को जवाब देते हैं। और ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि अगर युद्ध के दौरान आर्म्स एमुनिशन नहीं रहते हैं सैनिकों के पास तो वो दुश्मन सैनिकों को कैसे पछाड़ सकते हैं। इसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के जरिए ये दुश्मन पर काबू पाते हैं। तो सीमा पर जो ये सैनिक हमारे तैनात हैं वो लगातार अपने आप को तरोताजा और एक्टिव रखने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आप देखिए एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन है, हम लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको दिखाते हैं कि आईटीबीपी के जवान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो उनको मात देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जंग के हालात में दुश्मन देश की सैन्य टुकड़ियों को कैसे अपना निशाना बनाना है उसमें भी आईटीबीपी के जवानों को ट्रेन किया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के हिमवीर कैसे चीन की सेना का काल बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रिल जो हो रही है वो डमी ड्रिल है, लेकिन यही इसी तरह का मंजर होता है युद्ध के मैदान में। और चूंकि भारत चीन सीमा पर इस कदर तनाव है कि किसी भी वक्त वहां पर जंग छिड़ सकती है और इसीलिए उस हाई एल्टीट्यूड में भी जाकर के अपने आप को फिट रख के कैसे फायरिंग करके दुश्मन को ढेर कर देना है उसकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। देखिए ये जो जवान है रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सामने दुश्मन की सेना है। आप देखिए ये जो दुश्मन की सेना है उन पर ये निशाना लगाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन राकेश ने दिखाएंगे आपको कि सामने दुश्मन की सेना है और यहाँ पर देखिए कई कटआउट खड़े हैं और इन्हीं पर निशाना ये लगा रहे हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। तो हिंदुस्तान लगातार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है, अपनी तैयारियों को जांच परख रहा है और ये सभी हमारे जवान तैयार हैं सेना के लिए वहां पर जाकर के चीन को सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा आईटीबीपी के इन जाबाजों को रियल टाइम वॉर यानी जंग की हालत में कैसे दुश्मन से नजर बचाकर उन पर हमला करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए बाकायदा जंग जैसे हालात के बीच इन जवानों को ट्रेन किया जाता है। युद्ध के समय परिस्थितियां कैसी होती हैं उन्हीं परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर धुआं है और इस धुएं के बीच बढ़ते हुए सैनिक अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। यानी अगर आप सपोज करें कि ये सामने की जो चोटी है यहाँ पर चीन के सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे सैनिक हैं, वो चोटी पर हैं, तो कैसे बचते बचाते उनकी फायरिंग से, उनकी फायरिंग रेंज में ना आते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको न दिखें, इसके लिए इस तरह से स्मोक फायर किया जाता है। और इसी तरह से इस स्मोक फायर के बीच में देखिए किस तरह से सैनिक हैं, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं देखिए हथियारों के साथ और दुश्मन को चकमा देते हुए। इस तरह से देखिए मैं भी नहीं दिख रहा हूँ आपको, शायद इस धुएं में मैं भी नहीं दिख रहा हूँ और इसी धुएं के बीच ये जो हमारे सैनिक हैं देखिए आड़ लेते हुए दुश्मन को चौंकाते हुए अचानक उनके करीब पहुंच जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक सैनिक देखिए धावे पर तैयार हो गए सैनिक और इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी भारत चीन के बीच अगर युद्ध होता है तो किस तरह से स्मोक के जरिए दुश्मन को धोखा देते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। और ये देखिए पीछे स्मोक यहाँ पर चलाया गया था और वहां पर जाकर के और ढेर कर देंगे दुश्मन देश के सैनिकों के लिए। देखिए यहाँ पर लगातार ये जो टारगेट है आगे, इन टारगेट पर निशाना ये हमारे जो सैनिक हैं साध रहे हैं। तो लगातार इस तरह से रियल वार टाइम जिस तरह से युद्ध होता है उन्हीं परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इस दौरान हमारे कैमरे ने आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ऊंची चोटियों पर वहां की सुरक्षा में तैनात उस इलाके की पेट्रोलिंग करते दूसरे जवानों को भी देखा कि कैसे वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आईटीबीपी के जवान किस तरह से हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं और चाइनीज एग्रेशन से किस तरह से लड़ रहे हैं, उसकी हम आपको लाइव बानगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्मोक है और इसके ऊपर की पहाड़ी अगर आप देखिए तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान किस तरह से अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। हथियारों से लैस हैं आईटीबीपी के जवान और एक दूर आसमान में आपको ये सैनिक खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे और हमारी आर्मी भी है वहां पर और हमारे आईटीबीपी के जवान हैं। ये सब मिल करके बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते हैं और वहीं से नजर बनाए रखते हैं कि चीन कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी फॉरवर्ड लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, देखिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं और आर्मी भी उसके पास है और ये दोनों मिलकर के भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में देखिए किस तरह से आर्म्स अम्युनिशन लेकर के, रसद लेकर के और कई कई घंटे की ये पेट्रोलिंग होती है और यही पेट्रोलिंग इस वक्त हो रही है जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे जवान और लगातार इसी तरह की परिस्थितियों में वो सीमा पर भी मां भारती की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये ऊंचाई कभी कभी 17,000 फुट हो जाती है, कभी बर्फ होता है, कभी वहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान लगातार हिंदुस्तान की हिफाजत में सक्रिय रहते हैं। आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप की ड्रिल को आप तक पहुंचाने के दौरान हमें वो जवान भी दिखाई दिए जो भारत चीन सीमा की पेट्रोलिंग कर वापस लौट रहे थे। ये आईटीबीपी के उस दस्ते के जवान हैं जो एलएसी पर चीनी फौज की घुसपैठ पर पैनी नजर रखते हैं। भारत चीन सीमा पर आसमान छूती पहाड़ियों के बीच आईटीबीपी के जवान किस तरह से 24 घंटा चौकस नजर अपनी सीमा पर रखते हैं, उसकी बानगी देखिए। लाइव तस्वीरें आप देखिए कि ये जो जवान हैं आईटीबीपी के, ये न सिर्फ युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं बल्कि 24 घंटे अपने सीमा की निगहबानी करते हैं, अपने सरहद की सुरक्षा करते हैं। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है यहाँ से ये वापस लौट रहे हैं और ये जो पेट्रोलिंग पार्टी है ये 4 बजे भोर में यहाँ से निकली थी अपने बेस से और लगभग 6 घंटे रेकी करने के बाद कि चीन ने कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया, कहीं कोई स्ट्रक्चर तो खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जवान घंटों की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट रहे हैं। तो आईटीबीपी के जवान देखिए, हमारी सांस फूल रही है क्योंकि हमने पहाड़ी पर हमको चढ़ना पड़ा ऊपर। ये जवान न जाने कितने फुट ऊंचाई पर, कई बार ये 17,000 फुट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है वहां जाकर पेट्रोलिंग करते हैं। और ये जो हमारे सैनिक हैं ये पेट्रोलिंग करके, आर्मी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी आईटीबीपी की होती है और वहां से वापस लौट रहे हैं ये सिक्योर करके कि हमारी सरहद के आसपास कहीं कोई निर्माण किसी ने, दुश्मन देश ने नहीं किया है। आईटीबीपी के इस ट्रेनिंग कैंप में एक दिन बिताकर हमारी टीम तो वापस लौट आई, लेकिन इस बात से मुतमईन होकर कि भारत की सरहदों की रक्षा में तैनात ये जवान चीन की तरफ से होने वाली किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीमा विवाद के बीच नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने लिपुलेख इलाके का दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ कई बड़े सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच नेपाल के गृह मंत्री ने तिंकर इलाके का हवाई दौरा किया। तिंकर वो इलाका है जहां पर नेपाल, भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद से ही रिश्ते बिगड़े हैं। नेपाल लिपुलेख को अपना इलाका बताता है, जबकि भारत का कहना है कि उसने निर्माण अपने इलाके में किया है। थाईलैंड के कंचनाबुरी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें बीच चौराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को एक कार जोरदार टक्कर मारती दिखी। बताया गया कि उस कार के तेज रफ्तार में होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके वीडियो में साफ दिखा कि कंचनाबुरी के एक चौराहे पर कार ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर से उड़ा दिया। इससे पहले मोटरसाइकिल सवार सड़क पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते दिखाई दिए, तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी उन्हें टक्कर मारते हुए सेकंडों में वहां से गायब हो गई। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार कुछ फीट हवा में उछलने के बाद सड़क पर गिर गए और उनकी मोटरसाइकिल भी कुछ दूरी पर जा गिरी। हालांकि उन दोनों को मामूली चोटें आईं और वो तुरंत ही वहां से उठ खड़े हुए। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने नशीली दवाओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जब्त की गई नशीली दवाओं की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस और औषधि विभाग को मीरपुर इलाके में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की जानकारी मिली थी। इसी के बाद इस इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
ब्रिटेन में हाइड्रोजन से चलने वाले एक विमान की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। दावा है कि यह हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो हवाई सफर की काया पलट कर देगा। क्योंकि अपनी 20 मिनट की उड़ान में हवाई जहाज ने रत्ती भर भी वायु प्रदूषण नहीं फैलाया और तो और ये ज्यादा आवाज भी नहीं करता। ब्रिटेन के बेडफोर्डशायर में विमान रनवे पर कुछ मीटर दौड़ने के बाद आराम से टेक ऑफ कर गया और हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के उड़ता नजर आया। मेहनत रंग लाई तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। 20 मिनट हवा में रहने के बाद हवाई जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। 6 सीटों वाले विमान को बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार भी आर्थिक मदद दे रही है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक विमान से करीब 400 किलोमीटर की छोटी दूरी का सफर मुमकिन हो पाएगा। नगोर्नो काराबख इलाके पर कब्जे को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध छिड़ गया है। दोनों एशियाई देश पहले पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में स्वतंत्र देश बन गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी की गई है, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का भी दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत यहाँ का 4400 वर्ग किलोमीटर का इलाका अजरबैजान का घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ अर्मेनियाई मूल के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर टकराव चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तुरंत लड़ाई बंद करने की अपील की है। थाईलैंड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गांव में घुसे जंगली भालू को पकड़ने के लिए उस पर फायरिंग करनी पड़ी। भालू ने पिछले 2 हफ्तों से गांव में आतंक फैलाया हुआ था। इसलिए वहां के खोनकेन इलाके में वन विभाग की एक टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। हाथों में बंदूक लिए वो उस भालू की तलाश में इधर से उधर भागते दिखे। तभी बच निकलने की फिराक में वो भालू झाड़ियों में छिपा नजर आया। कुछ सेकंड ही बीते थे कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी, मगर शातिर भालू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो बच निकला और बदला लेने के लिए लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। उससे जान बचाने के लिए एक वनकर्मी तालाब में ही कूद गया। मौका पाकर वनकर्मियों ने एक के बाद एक कई फायर किए और भालू आंखों के सामने से ओझल हो गया। कई घंटों तक नाकों चने चबवाने के बाद आखिरकार भालू उनके हत्थे चढ़ ही गया। बेहोशी की हालत में वो जमीन पर पड़ा नजर आया। उससे छुटकारा पाकर लोगों ने भी राहत की सांस ली। इसके बाद भालू को एक पिंजरे में डालकर वाइल्ड लाइफ सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीन और ताइवान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन ने ताइवान को न सिर्फ युद्ध की धमकी दी है, बल्कि ताइवान की जासूसी के लिए उसके विमानों ने ताइवान के सीमा क्षेत्र में उड़ान भी भरी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो ये निर्णायक होगा। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका के साथ ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से खफा है। हालांकि ताइवान खुद को चीन से अलग देश मानता है। तो ताइवान अमेरिका की नजदीकियों से चीन खफा है और ताइवान में घुसे चीन के सैनिक जासूसी का आरोप लगाया है। चीन ने ताइवान को फिर से युद्ध की धमकी दी है। तो चीन और ताइवान के बीच टकराव बढ़ रहा है। चीन ने ताइवान को न सिर्फ युद्ध की धमकी दी है, बल्कि ताइवान की जासूसी के लिए उसके विमानों ने ताइवान के सीमा क्षेत्र में उड़ान भी भरी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो ये निर्णायक होगा।